जय हिंद दोस्तों। तो लक्ष्मीकांत सर के बुक के सीरीज़ में अब हम लोग लेसन नंबर 4 तक पहुंच गए हैं। ये है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो अब सवाल ये है कि प्रियम्बल होता क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ जानने हैं तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल एकदम ढंग से देखना होगा, एकदम अच्छे से प्रियम्बल को पढ़ना होगा कि एक्चुअली प्रियम्बल में लिखे क्या गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूपीएससी में लगभग हर साल प्रियम्बल से एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई आपसे पूछे कि प्रियम्बल के बारे में कुछ बताओ तो और आप बता ना पाओ। प्रियम्बल एक चीज़ ऐसा होना चाहिए, हमेशा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्रियम्बल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्रियम्बल कौन से लेसन में है? लेसन नंबर 4 में है। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 में क्या है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल की अगर बात करते हैं तो प्रियम्बल जो है, आपको पता होगा कि हम लोग प्रियम्बल सबसे पहले स्टार्ट हुए थे प्रियम्बल का, जो ऑफ कोर्स तो ये था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका मतलब इसका सोर्स क्या है प्रियम्बल का? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लेसन नंबर 2 में कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब बोले गए थे एग्जैक्टली तो जो स्पीच थे 13 दिसंबर 1946 को। फाइनली इसको मॉडिफाइड वे में क्या किए गए थे? प्रियम्बल बनाए गए, जिसको 22 फर्स्ट 1947 को क्या किए गए हैं? अडॉप्ट किए गए। तो ये था पहली बात। अगर हम बात करते हैं लक्ष्मीकांत सर की किताब में, तो इसमें लिखा हुआ है कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो सबसे पहला था जो प्रियम्बल क्या किया? प्रियम्बल को लिखा है। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस प्रैक्टिस को क्या किया? फॉलो किया। लेकिन एन ए पालकीवाला, जस्टिस एम ए पालकीवाला ने मिनेर्वा मिल केस में, याद रखिएगा इस बात को, एम ए पालकीवाला मिनेर्वा मिल केस में, इस केस को भी डिस्कस करेंगे आखिर क्या कारण था। उन्होंने ये कहा कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि प्रियम्बल क्या है। अगर हम लोग प्रियम्बल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें इस एक चीज को याद रखो। सबसे पहले वो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल का स्टार्टिंग लाइन ही है क्या चीज से? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग करता है। तो ये क्या है? हमारे सोर्स ऑफ, ये क्या है? सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी अथॉरिटी का जो सोर्स है, अथॉरिटी का जो सोर्स है वो कहां से है? पीपल ऑफ इंडिया खुद से है। दूसरी बात, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट को बताता है कि हमारे जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ये कहता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये चीज आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है? इंडियन स्टेट का नेचर है कि इंडिया कैसा कंट्री है। इंडिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री है। कितना मस्त लगता है सुनने में ना, है ना। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये बात करता है कि जो नेचर है, उसके बाद ये करता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा जस्टिस है। जस्टिस किस में? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में। उसके बाद ये कहता है कि हमारा एस्पिरेशन यानी ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबर्टी है। लिबर्टी किस में? ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद क्या कहता है? दूसरी ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी किस में? स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, एंड इसको सभी, यानी कि टू प्रमोट एमंग देम ऑल। और एक और एस्पिरेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी किस लिए? ताकि हम लोग एश्योर कर सके डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कौन है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद हमने इंडियन स्टेट के नेचर को पढ़ा कि कैसा कंट्री है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव जस्टिस की बात है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी की बात होती है ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी की बात होती है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। और उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात होती है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और लास्ट में कह देता है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो फोर्थ वाला टॉपिक क्या है, फोर्थ ये है कि डेट ऑफ एडॉप्शन के बारे में बताता है। क्या बताता है कि इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, इस चीज को याद रखिएगा, डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल याद करने का तरीका यही है कि आप उसको 4 तरह से याद करो। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए आपको क्या बोलना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। तो इनटू वर्ड को अब जोड़ दो, किससे, इनटू वर्ड को जोड़ दो आप नेचर से, कि नेचर कैसा है, तो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। उसके बाद एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, तो इट्स सिटीजन को किस चीज की चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ऑब्जेक्टिव किस तरह का है, तो सबसे पहले जस्टिस की बात करता है, जस्टिस के बाद किसकी बात करता है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी की बात करता है ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ ऑफ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी की बात करता है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी की बात करता है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और लास्ट किस चीज़ के बारे में बात करता है, डेट ऑफ एडॉप्शन। तो उसको याद करने का ट्रिक क्या है, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ याद हुआ या नहीं हुआ। तो इसके बाद जैसा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, अभी क्या हुआ है कि जितने भी कीवर्ड हैं उसको क्या करने हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करने हैं। तो कीवर्ड कौन कौन सा है, जो नेचर हो गए या फिर नेचर के बाद ऑब्जेक्टिव हो गए, ये तो सारे क्या कीवर्ड है। हालांकि क्या है, प्रियम्बल जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट है, प्रियम्बल ने उसको क्या किया, एक्सप्लिसिट बना दिया है ना। अब समझिए इस बात को। पहला जो कीवर्ड है वो सोवरेन है। पहला कीवर्ड क्या है, सोवरेन की बात करता है। सोवरेन क्यों, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 से पहले हम लोग क्या थे, डोमिनियन थे, डोमिनियन थे। इसका मतलब क्या होता है कि उससे पहले हम लोग डिपेंडेंट थे, किस पे थे, ऑफकोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब सोवरेन की बात होती है तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री, इसका मतलब क्या है, इंडिया ना ही डिपेंडेंट है ना ही डोमिनेट है किसी दूसरे कंट्री पे, बल्कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। यानी अपनी डिसीजन लेने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, इसका मतलब क्या है कि इंडिया अपनी कंडक्ट जो भी अफेयर्स को, चाहे वो इंटरनल मैटर्स पे हो या एक्सटर्नल मैटर्स पे हो, ये अपनी कंडक्ट, कोई भी काम को कंडक्ट करने के लिए ये क्या है, फ्री है। ये था हमारा सोवरेन की बात। लेकिन आपको पता है कि इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, तो ये सब क्या है, ये सब ज़रूरी नहीं है कि ये सॉवरेंटी के अगेंस्ट में, ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो उसके मेंबर बने या ना बने। यानी इसका मतलब इट इज़ इंडिया हु विल टेक डिसीजन ऑफ हर सेल्फ। दूसरी बात, सोवरेन की बात आती है, जो कीवर्ड है उसको कहते हैं सोशलिस्ट। अब आपको पता होगा सोशलिस्ट जो वर्ड है वहाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे, है ना। सोशलिस्ट की बात क्यों, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने एडॉप्ट किया रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट
पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और ये था अवधि सेशन में। ठीक है, अवधि सेशन कब था? 1935 में। आखिर क्या कारण है हम लोग जानेंगे। सोशलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म का जो फीलिंग्स है या फिर हमारे जो फेथ है या जो एडॉप्शन है वह बाकी सोशलिज्म से अलग है, क्योंकि इंडिया क्लेम करता है, इंडिया क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, और ये जो कम्युनिस्टिक है ना सोशलिज्म, उससे एकदम उल्टा है। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब होता है स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टेट सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेट होगा ना, सभी प्रोडक्शन के मीन्स को और सभी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स को क्या करेगा, नेशनलाइज कर देगा, यानी ओन कर लेगा। ठीक है, और साथ साथ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको क्या करेगा, एबॉलिश कर देगा। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होते हैं, हमारा जिसकी हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, वह मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या करता है, मानता है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करता है साइड बाय साइड। ठीक है, अब एक चीज़ को आपको क्या काम करने हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करके वहाँ पर साइड में एम मार्क कर देना। एम मीन्स व्हाट, आपको मेंस में लिखने हैं। ठीक है, तो याद रखो ये क्या है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड, इस चीज़ पे आप फोकस करना, पोवर्टी इग्नोरेंस डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Indian socialism is a blend of Marxism, ठीक है, Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhiism, leaning heavily towards Gandhian socialism। ठीक है, तो गांधीयन सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है, और मार्क्सिस्ट वो जो था स्टेट सोशलिज्म की बात करता है। इसका मतलब क्या है, ये जो मार्क्सिज्म की बात होती है, मार्क्स क्या मानते थे कि जो भी रिसोर्सेज हैं वह रिसोर्स किसके लिए हैं, वह स्टेट से बिलोंग करता है, स्टेट का बिलोंगिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टेट उसको ओन करेगा और स्टेट क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इक्वली क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये था हमारा सोशलिज्म। जो तीसरा कीवर्ड वो क्या है, सेक्युलर है। तो आपको पता होगा कि सेक्युलर भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या किए, ऐड किए गए हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कितने वर्ड हुए हैं, बस आप काउंट करते रहना कि कितने वर्ड ऐड हुए हैं। लेकिन एक बात बताओ कि सेक्युलर की अगर बात करते हैं तो सेक्युलर जो वर्ड है ये कहीं ये क्या हुए हैं, आपको पता हो टेस्ट सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो प्रियम्बल है उसमें सेक्युलर लिखे हुए हैं, लेकिन साथ साथ और भी कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी आर्टिकल है जिससे ये शो करता है कि हम लोग सेक्युलर स्टेट। ठीक है, तो रिलीजन आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट की अगर बात करते हैं 25 से लेकर 28 वो भी क्या है, सेक्युलर रिस्पेक्ट को शो करता है। याद रखना, मैंने वहां पे बोला था, ये बात बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म को क्या करते हैं, सेकुलरिज्म को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। इसका मतलब क्या है, सर्व धर्म संपन्न। इसका मतलब क्या है, सभी रिलीजन, ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री, चाहे जितना भी उसका स्ट्रेंथ हो, चाहे वो माइनॉरिटी सेक्टर से बिलोंग करते हो या फिर माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हो या फिर किसी दूसरे मेजोरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, irrespective of their strength have the same strength। याद रखिएगा इस बात को, have the same status and support from the state। इस चीज को आप याद करना।
है ना। तो कहीं ना कहीं सेकुलर भी इक्वालिटी की बात करता है ना। इक्वालिटी क्या है? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। ठीक है, ये था आपका सेकुलर। जो नेक्स्ट कीवर्ड है उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, इस चीज को आप मार्क कर लो। और डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people। इस चीज को आप क्या करो, आप आराम से मेमोराइज कर लो, याद रखो दिमाग में। ठीक है, अब याद रखना, ये जो डेमोक्रेटिक है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, एक होते हैं डायरेक्ट, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट होता है ना उसमें क्या करता है आदमी यानी कि पीपल लोग क्या करते हैं, अपनी पावर्स को डायरेक्ट यानी अपनी सुप्रीम पावर को क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और ये डायरेक्ट जो बात होती है, ये डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे एक्सरसाइज करते हैं, या तो रेफरेंडम से, या तो इनिशिएटिव से, या रिकॉल से, या फिर आपने काफ़ी सुना होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के समय में प्लेबिसाइड से। ठीक है, ये था ये। लेकिन जो इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग फॉलो करते हैं क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन, चाहे लोकसभा में हो लेकिन राज्यसभा में हो, लेकिन कैसे, अब समझो। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हम लोग लोकसभा के लिए क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि हम लोग क्या रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, साथ साथ प्रेसिडेंट को भी क्या करते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन जब इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होती है, डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना वहाँ पीपल के द्वारा क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी पावर्स को यानी पीपल की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, कैसे, गवर्नमेंट बना के, कैसे, लॉज बना के। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डेमोक्रेटिक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो तरीके में होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, लेकिन जो भारतीय संविधान है वह प्रोवाइड करता है, इस चीज को याद रखना आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अंडर विच क्या, कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, किसके लिए, सभी पॉलिसीज, किसके लिए, सभी एक्शंस के लिए। ठीक है, और एक और बात, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपने सुना होगा, यस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तुरंत आपको माइंड में याद रखना है कि 21 से 18 ईयर्स कैसे हुआ था, कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ था, कौन सी ईयर में उसको एक्सरसाइज किया गया था, तुरंत माइंड जाना चाहिए वैसा। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, absence of discrimination on certain grounds are the manifestation of the democratic character of the Indian polity। इसको मार्क कर लो आप, है ना। साथ साथ जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करता है, बल्कि सोशल डेमोक्रेसी को भी साथ साथ बात करता है, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी साथ साथ बात करते हैं। ठीक है, उस चीज को आप मार्क कर लो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी भी सोशल डेमोक्रेसी के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इनविजन्स टू एस्टैब्लिश एन egalitarian social order rendering to every citizen social, economic and political justice in a social and economic democracy of the भारत रिपब्लिक। इस चीज को आप याद करना, मेमोराइज करना आराम से। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे जो
की एलिमेंट है वो आता है रिपब्लिक की तरफ। ओके फ्रेंड, तो जो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा क्या है, रिपब्लिक है। अब याद रखना, ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा रिपब्लिक और दूसरा होता है मोनार्की। ठीक है, एक होता है रिपब्लिक, दूसरे होते हैं मोनार्की। तो एक बात बताओ, इंडियन में कौन से फॉलो किए जाते हैं, रिपब्लिकन या फिर मोनार्कियल, कौन सा आपको बताने हैं। ठीक है, अब होता क्या है, रिपब्लिक का मतलब देखो क्या होता है। पहली बात, जब बात होती है रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक में जो पहला मीनिंग यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ये है कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेंटी इन द पीपल एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। पहली बात ये किस में होती है, ये किस में बात कर रही है, पीपल में। ठीक है, दूसरी बात किसकी कर रही है, जो दूसरी बात ये हो रहा है कि the absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination। अब एक बात बताओ, ये बात तो रिपब्लिक का कर रहा है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा इक्वालिटी को पढ़ना। इक्वालिटी में क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी में लिखा हुआ है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, खड़ाक। ठीक है, तो ये बात थी हमारी रिपब्लिक। ओके, जो नेक्स्ट कीवर्ड है फ्रेंड्स वो क्या है, जस्टिस के बारे में बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है। इनफैक्ट आप जब प्रियम्बल पढ़ोगे ना तो देखोगे कि जस्टिस का इंपॉर्टेंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जस्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। प्रियम्बल में तो जस्टिस लिखा हुआ ही है, लेकिन साथ साथ थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म में अगर बात करते हैं जस्टिस की, तो एक हो गया हमारा सोशल, दूसरा हो गया हमारा इकोनॉमिक और तीसरा हो गया हमारा पॉलिटिकल। अगर हम बात करते हैं सोशल जस्टिस का, तो ये क्या है, सभी को इक्वल ट्रीट करने हैं बिना, यानी कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पहली बात ये सोशल की बात हो रही है। अब इकोनॉमिक जस्टिस की क्या बात होती है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इकोनॉमिक फैक्टर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इन इक्वल इन इनकम एंड इन प्रॉपर्टी। याद रखना इस बात को। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस। इस चीज को आप मार्क कर लेना कहीं ना कहीं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म में, दो फॉर्म तो हम लोग डिस्कस कर लिए। जो तीसरा फॉर्म है वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। सभी सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने हैं, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस देने हैं एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट देने हैं। तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। जो नेक्स्ट कीवर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वो क्या है, लिबर्टी। अब ये बात बताओ, लिबर्टी क्या है, याद रखिएगा, ये लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है। ये लिबर्टी किस तरह का है, ये लिबर्टी क्वालिफाइड की बात करता है। किसकी बात करता है, क्वालिफाइड की बात करता है। इसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities। तो ये जो लिबर्टी है इसको हम लोग कहाँ कहाँ बात किए हैं, ये प्रियम्बल में भी है और फंडामेंटल राइट्स में भी है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि बताइए लिबर्टीज प्रियम्बल में तो है, लेकिन साथ साथ लिबर्टीज की जो इम्पोर्टेंस है उसको इम्प्लिसिटली कौन सी पार्ट में बताए गए हैं, फंडामेंटल राइट के पार्ट्स में बताए गए हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, और आपको पता चलेगा जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्या है, क्वालिफाइड है। जो नेक्स्ट कीवर्ड ये है, इक्वालिटी की बात करता है। अब इक्वालिटी क्या होता है ना,
इक्वालिटी किस चीज के बारे में बात करता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो इस चीज को आप याद रखना। अब इक्वालिटी कहाँ कहाँ पर है भाई, कहाँ कहाँ लिखे गए हैं? तो पहला आपका क्या हो गया, प्रियम्बल में बताए गए हैं। दूसरा आपका कहाँ बताए गए हैं? इक्वालिटी के 3 डायमेंशन है। एक होता है सिविक, इक्वालिटी के कितने डायमेंशन को मैं बता रहा हूँ? 3 डायमेंशन है। एक है आपका सिविक, दूसरा आपका पॉलिटिकल और तीसरा आपका इकोनॉमिक। जो सबसे पहला सिविक है वो तो हम लोग फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 सिविक इक्वालिटी की बात करता है। जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो आर्टिकल 325, जो कि जब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, इलेक्शंस, तब जानेंगे। आर्टिकल 326, तो वहाँ पर आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है। जब बात होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी का, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे कि आप किस में पढ़ोगे? ये पढ़ोगे आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा? फ्रेटर्निटी। अब एक बात बताइए फ्रेंड कि हम लोग को स्टेट सिटीजनशिप नहीं दिया गया है। स्टेट सिटीजनशिप क्या हुआ? नहीं दिया गया है। वी आर हैविंग ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज कॉल्ड द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। नेशनलिटी क्या हमारी? इंडियन है, और कोई सिटीजनशिप नहीं दी गई है, ठीक है। इससे क्या होता है? अब एक बात बताइए कि चाहे माइंड में ये आ जाए कि हम भाई यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, कर्नाटका, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी हो, ठीक है, लेकिन कभी ये माइंड में नहीं आता है कि भाई केरला मेरे इंडिया का पार्ट नहीं है। ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड के लिए ये बहुत ही जरूरी था, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप से क्या होता है? हम लोग ने क्या किया? फ्रेटर्निटी को अचीव किया। दूसरी बात, जब आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, अगर उसको पढ़ेंगे तो उस चीज को वहां लिखा हुआ है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। इस चीज को आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। जब प्रियम्बल की बात होती है तो प्रियम्बल क्या कहता है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करता है, साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात करता है। इसके लिए हमारा फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड का सेंस बहुत जरूरी है। के मुंशी ने कहा का, इस चीज को आप मार्क कर लो किताब में। के मुंशी ने क्या कहा है? के मुंशी ने यह कहा है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल signifies that the constitution not only ensure material betterment and maintain a democratic setup, but that is also recognizes that the personality of every individual is sacred, ठीक है। ये था आपका। जब हम बात करते हैं, जब बात करते 51A का, तो 51A क्या है? हम जब ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एक तरफ और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी हम लोग बात करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women, and also makes it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कही गई है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात। तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की जब बात होती है तो याद रखिएगा ये दोनों कंडीशन में, चाहे वो साइकोलॉजिकल की बात करता है या फिर टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन की बात होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन एंड ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा कीवर्ड। जो दूसरी वर्ड के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जो कि आपका बुक में लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, उसके अलावा कुछ भी आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, एकदम एक तरह से ओशन है।
आप हर चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते हो, लेकिन साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप लीव भी नहीं कर सकते हो। तो जो चीज़ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप या तो नोट्स बना लो पेपर पे, अगर अच्छे से सुन पा रहे हो तो। अगर नहीं सुन पा रहे हो ना, तो आप पॉलिटी की किताब खोलो, मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनो, मेरे बातों को अच्छे से समझो और इस चीज़ को वहाँ मार्क कर लो और थोड़ा सा मेमोराइज करो आंख बंद करके कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ मैं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ऑल्सो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट, आई एम ऑल्सो एन IAS एस्पिरेंट, है ना। तो मैं पढ़ भी रहा हूँ और बस थोड़ा सा बस अपने पैशनेट हॉबीज़ को क्या कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस में लाने के लिए बस थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह पोस्ट कर रहा हूँ मैं। तो चाहता हूँ कि अगर अच्छे से पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा क्या करूँ, ट्रांसफ़र करूँ थोड़ा सा, ताकि क्या होगा, वो अपने आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो आप अच्छे से समझो, ये लक्ष्मीकांत की जो बुक सर है, यानी एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है, उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस बुक में है क्या क्या। हर एक लेसन से रिलेटेड वीडियोस होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आती है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल की। तो अब एक बात बताओ कि प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला जो सिग्निफिकेंस की बात ये करता है, इट एम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज। जैसे पॉलिटिकल की बात हो रही है, मोरल की बात हो रही है, रिलीजियस की बात हो रही है, पहली बात, ठीक है। आप बस सुनते रहो और किताब को बस अपने पास रखो, जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेस्ड है। अगर हम लोग अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा है, अलादी कृष्ण अय्यर ने ये कहा है कि द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। दूसरी बात, जब के एम मुंशी की बात होती है, इसको भी आप मार्क करते जाओ, सारा कुछ इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। के एम मुंशी ने कहा है कि इट इज होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। पंडित ठाकुरदास ने क्या कहा है, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को मार्क कर लो। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, इट इज की नोट, अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, इट इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहाँ कहा था, बुक कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। उसके बाद एम हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, इस चीज को आप मार्क कर लो कि प्रियम्बल resembles the Declaration of Independence of USA, but is more than a declaration. It is the soul of our constitution, which lays down the pattern of our political society. It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter. ठीक है, तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस की बात। फ्रेंड्स, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बुक में लिखा हुआ है कि प्रियम्बल क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी केसेस वगैरह में कुछ बातें कही गई है, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1960 में बेरीवारी यूनियन केस में ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब केशव नंदा भारती केस अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जब केशव नंदा भारती केस 1973 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में ये कहा गया था कि प्रियम्बल जो है, अब क्या प्रियम्बल क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस चीज को आप मार्क कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble, ठीक है। लेकिन अब आते हैं LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। तो प्रियम्बल, उसमें भी ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन याद रखिएगा इस बात को कि ना ही सोर्स ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर है, ना ही पावर ऑफ लेजिस्लेचर की प्रोहिबिशन को यहाँ पर शो किए जाते हैं। ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि मान लीजिए प्रियम्बल में कुछ लिखे हैं, आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि सर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये नॉन जस्टिसेबल है। अब सवाल ये है कि क्या प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, और अमेंड हुआ भी है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 वर्ड को ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को, 3 वर्ड को ऐड किए गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे,
वो इम्प्लिसिट थे, लेकिन प्रियम्बल में एक्सप्लिसिट कर दिए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो अमेंडेड की बात होती है, क्या इसको अमेंड किए जा सकते प्रियम्बल को? तो केशव नंदा भारती केस में ये कहा गया था, यस इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, बेसिक एलिमेंट्स और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल, एज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल cannot be altered by amendment under article 368 of the constitution of India। खड़ाक, ये था प्रियम्बल। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको डाउट है, शायद इस लेसन में कुछ बाकी रहा, तो ये लगभग 35 मिनट्स, मोर देन हाफ एन आवर्स, 5 मिनट्स ज़्यादा है। आप क्या काम करो, अच्छे से अंडरलाइन कर लो, समझ लो, सुन लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर दो, मैं उसके आंसर को बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो करना है कीजिए, ठीक है। बस अच्छा अगर लगे तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।